Good morning, all dear students. Today we'll be discussing for class 12, chapter unit number 6, physical education, women's and sports. लिटरली इस ईयर जो है कि वुमेंस एंड स्पोर्ट्स के साथ चिल्ड्रन स्पोर्ट्स भी इंक्लूडिंग है आपके चैप्टर के साथ। तो हमारा पहला डिस्कशन है वुमेंस एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले कि हम इसमें टॉपिक डिस्कशन कर लेंगे तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेंस इन इंडिया के बारे में फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड, स्पेशल कंसिडरेशन फीमेल एथलेटिक ट्रैट्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वुमेन एथलीट्स एंड सोशलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। हम सभी जानते हैं इंडिया के अंदर जो भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही अर्ली टाइम से होता रहा है, लेकिन ये आप लोग सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम वी कैन ट्राई द हिस्ट्री एंड द वुमेंस पार्टिसिपेशन इन इंडिया बैक टू द 19th सेंचुरी में जाना होगा। और ड्यूरेशन में स्केटिंग है, आर्चरी है, गोल्फ एंड स्कीइंग, बट सम ऑफ द एक्टिविटी दे कुड टेक अप द थ्रू दिस द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन मोस्टली ब्लेंड टू द अपर सोशल क्लासेस की जो वुमेंस होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी। तो जो एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं तो जो पार्टिसिपेशन था वो उस समय वुमेंस को एक वॉच करने के लिए भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि इस तरीके की जो अनमैरिड वुमेंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं, क्या इसको वॉच भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जो सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते थे वो उनको उस तरीके से उनकी कंडीशन के साथ उनको देखना वैलिड नहीं था। लेकिन जब 90s की बात करें तो फर्स्ट ओलंपिक में ओनली 22 वुमेंस पार्टिसिपेट इन 2 इवेंट्स, गोल्ड एंड टेनिस में करा था। वुमेंस कुड एंटर इवेंट बट द कंसिडर्ड स्पोर्ट्स एंड द डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द मेल अथॉरिटीज ऑफ द ओलंपिक गेम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारे यहाँ का फर्स्ट जो मेडल हमें अचीव करा था हमारी इंडिया ने वो कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में करा था। सेकंड, साइना नेहवाल के द्वारा हमें मेडल मिला। थर्ड, हमारा जो पीटी उषा एक बहुत ही जिन्हें कि गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एशिया में हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। लेकिन फर्दर क्या आगे एक ऐसा कॉम्पिटिशन भी रहा कि ओलंपिक में ये सम फ्यू सेकंड्स के नैनो सेकंड्स के उससे ये रह गई। उसके अलावा पीवी संधू हमारे पास एक मेडल होल्डर प्लेयर के रूप में अचीवर है। उसके अलावा साक्षी हमारे पास हैं। और उसके अलावा देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पर जो 21st सेंचुरी में जितना स्कोप फॉरेन वुमेंस को मिल रहा है या जितना उनको बेटर कोचिंग है, बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट किया रहा है, जैसे 2016 में रियो ओलंपिक गेम्स में मिनिमम 45% वुमेंस ने पार्टिसिपेट करा था एंड विच वॉज द हाइएस्ट नंबर इन रिकॉर्ड। ये अभी तक का हाइएस्ट नंबर इन रिकॉर्ड आपके पास में रहा है। तो सबसे पहला डिस्कशन है कि अर्ली टाइम पे इंडियन जो वुमेंस पार्टिसिपेशन रहा है वो किस तरीके से रहा। तो 1952 में ओलंपिक में जो ओनली 4 इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट करा था एंड नाउ इंडिपेंडेंटली कंट्री फॉर द 16 मेल पेयर्स यहाँ पे पेयर थे जो। और फर्स्ट ओलंपिक वुमेन टू विन द मेडल इन द ओलंपिक वाज द कर्णम मल्लेश्वरी, जैसा हमने कहा वेट लिफ्टिंग में करा है और इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2002 में करा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि क्या वुमेंस पार्टिसिपेशन के साथ और चीज़ें भी इंक्लूडिंग की जा सकती हैं। तो जो पार्टिसिपेशन इन वुमेन के बारे में कहा जाता है नो पर्सनल द इनकरेजमेंट, उनको कोई भी लैक ऑफ द ये मान के चलिए कि उनको बहुत कम सपोर्ट मिलता था अपनी फैमिली के द्वारा, अपने सोसाइटी के द्वारा, अपने और डिफरेंट लोगों के द्वारा। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या था, हमारी जो सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी है जहाँ पर कि गर्ल्स को ये माना जाता है कि वो बाहर निकलेंगी एक इक्वल कंपटीशन के साथ जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो हार्म हो सकती हैं या वो इस चीज़ को फाइट नहीं कर सकती हैं। तो ट्रेडिशनली ये चीज़ डिसाइड होती है कि वुमेंस जो होती है मोस्टली वो किचन में वर्क करने के लिए होती हैं या जो गर्ल्स होती हैं उन्हें अपने घर के अंदर सेफली रहना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि लेस मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो कल्चर है वो हमें वुमेंस को कहीं ना कहीं एक बहुत ही कम मोटिवेट करती हैं किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, और जिसमें कि रिलेटेड अगर स्पोर्ट्स होता है
तो उनको इंकरेजमेंट या इंस्पायरेशन बहुत कम मिल पाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ द फीमेल रोल मॉडल होना, या जो कम्युनिटी है वो उसका नहीं सपोर्ट करना, और नो इंडिपेंडेंट गेम्स फैकल्टी फॉर द वुमेन्स। हम सभी लोग जानते हैं कि जेंडरली जो हमें जेंडर इक्वलिटी जो होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, जिसके कारण क्या कि मैनी जो वुमेन्स हैं वो अपने किसी भी वर्क को इक्वली करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए, फैसिलिटी को गेन करने के लिए, और फैकल्टी मेंबर्स को उनको प्रोवाइडेड नहीं होता है, एंड मेकिंग provision the ensure equal opportunity and facilities to men's and women's, prevent discouragement of any kind of activity। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि फैकल्टीज़ जो होती हैं वुमेंस फैकल्टी वो उतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं होती। फैकल्टी इन द वुमेंस कॉलेज एंड स्कूल कंपेयर टू द मेंस हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक लेस पार्टिसिपेशन का ये फैक्टर भी आता है। फिर लैक ऑफ द फीमेल कोच, हम सभी लोग जानते हैं कि लैक ऑफ द फीमेल स्पोर्ट्समैन एंड रोल मॉडल जो होती हैं, या जो कोचेज़ होते हैं वो, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन इतना कम होगा तो उसमें बेटर कोच हमें मिलने की चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड क्लास फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जो एज ए कोच कहीं ना कहीं वर्क करती रही हैं, जैसे MC मैरी कॉम है, कर्णम मल्लेश्वरी भी अपनी एकेडमी चलाती हैं, PT ऊषा जो काफ़ी इंस्पायरिंग है लोगों के लिए, सानिया नेहवाल, साइना मिर्जा, ये कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होने के साथ एक अपने एकेडमी को, जैसे प्रकाश पादुकोण है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है गर्ल्स के लिए, जिन्होंने PV संधू और साइना नेहवाल जैसी गर्ल्स को बहुत बेटर कोचिंग के रूप में इन्वॉल्व किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि गर्ल्स कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की, तो हमारे पास इस तरीके का कोई भी रोल मॉडल हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ द एजुकेशन भी एक कारण है कि लैक ऑफ द एजुकेशन एमंग वुमेन्स हैं, या फेवर नंबर ऑफ द वुमेन्स कोच। वुमेन्स आर मोस्टली से द रिवॉर्ड इन द princess of the men's, and especially in India, so that feel less the comfortable with the male coach. If the coach is a woman, they made the able to get into their comfort zone and perform better than as. This will help them to the reach their true potential। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण जो होते थे कि लेस पार्टिसिपेशन वुमेन्स इन इंडिया के अंदर थे। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेशल कंसिडरेशन। तो स्पेशल कंसिडरेशन क्या है बेटा, हम सभी लोग जानते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो कहीं ना कहीं एज ए बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू भी कहीं ना कहीं वो मेल से डिफरेंट होती हैं। तो उसके कारण वुमेन्स हैव बीन अचीविंग वर्ल्ड वाइड सक्सेस इन मैनी फील्ड, स्पेशली स्पोर्ट्स ओवर द लास्ट this years, and the world is the discovering their the true potential through the remarkable skills and performance, so by the encouraging number of the women। तो सबसे ज़्यादा स्पेशल कंसिडरेशन में हमारे पास आता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें फीमेल बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हार्मोनल इस तरीके का कंसिडरेशन है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू अपने जैसे ही एक रिप्रोडक्शन मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करती हैं, जिसके कारण कि हम अपने ही जैसे ह्यूमन बींग्स को जन्म देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मिनार्च जो 11 to 12 ईयर्स की एक स्टार्टिंग कंडीशन है, तो द एवरेज एज फॉर द मिनार्च रेंज फॉर द 12 to 14 ईयर, एंड समटाइम मिनार्च वे बिगन द 8 to 9 ईयर एज, और एट द एज ऑफ द 16 ईयर द मोर। इसमें क्या कंडीशन है कि जो भी फीमेल है अपने डेवलपिंग और अपने डिफरेंट स्टेप टुवर्ड्स द मैच्योरिटी की तरफ जाती है, और मेनार्च ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास मैंचुरेशन। तो जब 12 to 15 ईयर की एज हम बात करेंगे तो द एवरेज मैंचुरेशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 21 to 35 डे, एंड मैंचुरेशन bleeding period occur during the first 2 to 7 day in the cycle. Each cycle end of the first day of the next menstruation bleeding, and the और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस कंडीशन में 9 to 30% ऑफ वुमेन सफ़र फ्रॉम द मैंचुरेशन डिफ्यूजन ऑन
वन फ्रॉम द अनदर। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास मोनोपॉज। मोनोपॉज कंडीशन बेटा वो है जिसमें कि लास्ट में जो बॉडी है वो इन दोनों ही कंडीशन रिप्रोडक्टिव कंडीशन से बाहर आती है, और जो इसमें जो फ्यूजन है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाता है, और पर्सन जो होता है अपने हार्मोनल उसके कारण अब आगे के मैच्योरेशन पीरियड्स के लिए कंटिन्यू नहीं होता। और ये मोनोपॉज कंडीशन है अबव 52 डेथ तक की कंडीशन में होता है, जिसमें कि जो पीरियडिक कंडीशन है वो इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि फीमेल एथलेटिक ट्रेड्स के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें बेटा आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कशन करा है कि मोनोपॉज वगैरह इस तरीके की अब इसमें कुछ कोर्स में डिटेक्ट हैं, तो आप लोग इस चीज़ को वॉच आउट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है फीमेल एथलीट ट्रेड्स से समझते हैं कि आप सभी लोग, तो हमारी बॉडी में एक ट्राइंगल पोज बनता है। ट्राइंगल पोज से मतलब है कि हमारी बॉडी एक ट्राइंगली पोज में डिसाइडेबल है, जिसमें कि एक में है आपके ऑस्टियोफोरोसिस है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास, नेक्स्ट पे आपके पास आती है एमरोहा, AMENORRORRHOEA एमरोहा है। और लास्ट वाले पॉइंट पे हम जो बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर है यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहला डिस्कशन हमारे पास कि ऑस्टियोफोरोसिस क्या है। तो ये जो ट्रेड है फीमेल एथलीट ट्रेड से, इसमें सबसे पहले है ऑस्टियोफोरोसिस। ऑस्टियोफोरोसिस इट इज़ द कंडीशन इन विच द डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स इज ए रिडक्ट, मेकिंग इट वेल्युबल द फ्रिक्वेंटली fracture like the stress fracture and another bone injury. This is why the osteoporosis is the fatal to the female athletes and their athletic career. हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन डेवलप होने लगती है जिसमें हमारी बॉडी की जो बोन्स है धीरे धीरे क्या होने लगता है उनके अंदर का, आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे आप दीवार पे सीमेंट देखते हैं, कुछ समय बाद उसमें आप देखते हैं कि वो सीमेंट झड़ने लगता है। तो वैसे ही सिमिलर कंडीशन हमारी बोन के साथ भी डेवलप होती है। इसमें कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगती है, और अमरोहा वाली स्थिति कैल्शियम डिफिशियंसी में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द फास्फोरस कैल्शियम इज द के कंपाउंड इन द बिल्डिंग एंड डेंसिटी and strength of the bone, the recommended daily required the calcium in the body। हमारी बॉडी को डेली कितनी कैल्शियम की नीड है, 1000 to 1550 mg की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम लोग मोस्टली इतना नहीं करते, जिसके कारण कि अबव 35 एज के बाद वुमेंस को एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और वो अपनी वर्किंग को भी इफेक्टेड करती हैं। द इंडिविजुअल देयरफॉर द कम अंडर द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग ऑस्टियोफोरोसिस। तो कैल्शियम डिफिशियंसी जो है लॉन्ग लाइफ कंडीशन बन जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि आप जो एथलेटिक्स से रिलेटेड वुमेंस हैं या डिफरेंट गेम से रिलेटेड है, उनके में रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉज ऑफ द ऑस्टियोफोरोसिस, इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, और बैड ईटिंग हैबिट्स भी यहाँ पे इंक्लूडिंग होने लगती हैं। आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है अमरोहा। अमरोहा से बेटा क्या है, अवर बोन आर द कंस्टिट्यूशनली ब्रेकिंग डाउन एंड रेगुलेटिंग अगेन टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। एस्ट्रोजन इज द इसेंशियल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू एंड हेल्प एस्पायरेशन ऑफ द कैल्शियम। अब हम सब लोग जानते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो बोन्स हैं वो फ्रैक्चर्स होने के कारण कहीं ना कहीं इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एमरोहा नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए हम बात करेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन द ईटिंग डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट हैव एन ओबिस फायर ऑफ गेइंग वेट। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में
वेट गेन होने लगता है तो हमें ये लगता है कि, और दे हैव द अनरियलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी इमेज एंड द व्यू देमसेल्फ इज द ओवरवेट देन व्हेन दे द क्लियरली अंडर वेट। और इसमें दोनों ही कंडीशन होती है कि पेशेंट हैज़ लेस देन 85% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट, अपनी बॉडी के वेट को वो रिडक्ट करता रहता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा यूजली बिगन ड्यूरिंग द टीन एंड मोर कॉमन इन द वुमेन्स देन मैन। इट मे बिकम अ लाइफ लॉन्ग डिजीज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द इंटरनल स्टेज होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। इसमें आपके 2 टाइप्स एनोरेक्सिया नर्वोसा में मिल रहे हैं। तो फर्स्ट आपका है नेक्स्ट आपके पास आता है रिस्ट्रिक्टिंग टाइप्स। द फॉर्म ऑफ द एनोरेक्सिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फूड इज द severally restricted in the various way such as the maintaining the calories counting and the too low of the body requirement। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं। और इन सब के अलावा जो पेशेंट होता है वो अपनी वेट को क्या करने लगता है, रिड्यूस करने लगता है, और ओबेस रूल्स लाइक द ड्रेस्टिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करने लगता है। फिर नेक्स्ट आता है ईटिंग टाइप्स, प्यूरिंग ईटिंग टाइप्स। इन दिस टाइप ऑफ द एनोरेक्सिया, जिसमें कि आप फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं और लगातार उसको करते रहते हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होने लगते हैं। पेशेंट टेंड टू बी द परफॉर्मिंग द लीन टुवर्ड्स द एंजाइटी एंड डिप्रेशन के कारण भी ये होता है। सोशल फैक्टर्स भी हैं कि द प्रेशर टू कन्फ्रेंस इज द स्टैंडर्ड कम फ्रॉम द मीडिया एंड इवन पीयर फैमिली एंड द कॉलेजियस वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि मोटे ना हो जाएं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर में द ट्रिगर एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये आपको जेनेटिकली भी मिला होता है। सिम्टम्स हैं, जैसे फिजिकल सिम्टम्स में है कि मैक्सिमम वेट लॉस कर देते हैं आप। और जो इमोशनल और बिहेवियर सिम्टम्स हैं, इसमें होता है कि आपका कैलोरीज आप काउंट करके खाने लगते हैं। और इन सब के अलावा आपकी जो मेजरमेंट ऑफ बॉडी वेट है, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास बुलिमा नर्वोसा। तो सभी लोग जानते हैं कि जब हम ईटिंग डिसऑर्डर जो है, द पेशेंट कंज्यूम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड विद इन अ शॉर्ट पीरियड एंड द सबसिक्वेंटली एग्जैक्ट इट फ्रॉम द बॉडी थ्रू वोमिटिंग। हम ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत एक्सेस अमाउंट में खाते हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट में खाते चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उसी जो ईटिंग फूड उन्होंने करी है उसको तुरंत वो क्या करते हैं, जाके वॉमिट कर देते हैं। उससे उनको क्या लगता है कि वो जो चाहते थे उन्होंने वो खाया, लेकिन बाद में बॉडी का वेट एक्सेस अमाउंट में कहीं वो गेन ना कर लें, इसलिए उसको जाके वो वॉमिट के थ्रू निकाल देते हैं। तो मतलब बुलिमा नर्वोसा टोटली एक एक्सेस अमाउंट ऑफ ईटिंग फूड देन आफ्टर थ्रू द वॉमिटिंग कर देते हैं। टाइप्स ऑफ बुलिमा है, इसमें प्यूरिंग बुलिमा है। इन द टाइप्स ऑफ बुलिमा द पेशेंट अंडर गोज ऑफ द सेल्फ इंडिकेट वॉमिटिंग आर द अब्यूज इन एमिनी। एंड दूसरी चीज़ है नॉन प्यूरिंग बुलिमा होता है। दिस टाइप ऑफ बुलिमा द इंडिविजुअल यूज मेथड लाइक द फास्ट वगैरह करने लगते हैं और अपनी डाइट को स्किप करने लगते हैं और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज वगैरह भी करने लगते हैं और अपनी कैलोरीज और अपनी वेट को गेन करने से रोकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि कहीं ना कहीं आपकी कॉज ऑफ बुलिमा के बारे में बात करें तो ये जेनेटिकली भी है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है कि आप अपने सेल्फ इमेज को बनाए रखना चाहते हैं या डिप्रेशन या एंजाइटी के कारण भी ये होता है। फिर सोशल फैक्टर्स भी हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि जो कल्चरली हम लोग को थिन एंड लीन बॉडी वाली बात करी जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। आपके पास नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एथलीट्स। तो साइकोलॉजिकल वो उसमें है आपके पास जेंडर रोल ओरिएंटेशन है, कॉम्पिटिशन है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इमेज है और डिप्रेशन है, एग्रेशन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो जो वुमेन्स होते हैं वो मोस्टली अपने आप को फाइट करते हैं अपने ही आप से।
इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो वुमेंस पार्टिसिपेशन है वो बहुत लैक ऑफ द वुमेंस पार्टिसिपेशन है, और जिसके कारण आप जब किसी मेल मेंबर का मैच होता है, जैसे क्रिकेट हो रहा है, इंडियन बॉयज़ टीम का मैच है, तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के उस चीज़ को करते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपका एग्रेशन पॉइंट भी इंक्लूड होता है। लेकिन जब वुमेंस की बात आती है तो आप उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाता है और सिर्फ एज ए शो के लिए वो मैच देखा जाता है। तो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वुमेन एथलीट की बात करी जाए तो फैमिली इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एक फर्स्ट कॉज होता है, जिसमें कि वो ये चीज़ जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास फैमिली है, तो सपोर्ट ऑफ द ऑन फैमिली इम्पॉर्टेंट फॉर द pressing the desired career, especially in the country like the India, which family culture and the value are largest respected of the content of sports, and male enjoy greater opportunities such the field of the sports, and ट्रेडिशनली जो वुमेंस हैं उन्हें इस तरीके का पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और स्कूल के बारे में अगर हम बात करी जाए तो स्कूल एक मास पार्टिसिपेशन के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो स्कूल इज़ द सेकेंड होम ऑफ द चिल्ड्रन, अ प्लेस वेयर देयर द मेंटेलिटी एंड एटीट्यूड आर द चेंज। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि स्कूल हैव अ बिग रोल इन instilling and the progressive and confidence spark in their student. And if coach and the physical education teacher at school help their girls student in releasing their potential, and then have the present mind warm up to the idea of their डॉटर along, तो आप लोग कहीं ना कहीं बेटर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कल्चर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सोशल क्लाइमेट ऑफ द सोसाइटी इस समय क्या है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किस तरह हम अपने कल्चर में गर्ल्स और वुमेंस को सेफ रख सकते हैं, और उन्हें इस सेफ और कंडीशन में और ट्रेडिशनल रोल को रखते हुए भी हम अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और दे विल नॉट एबल टू द फुली स्टेलाइज देयर पोटेंशियल। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू चेंज द ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड एडजस्ट द कलेक्टिव माइंड सेट एंड द बेटरमेंट ऑफ द फीमेल एथलेटिक ट्रेड्स के बारे में बात करी जा सकती। तो वुमेन्स अगर कभी कोई नई चीज़ करती हैं तो कहीं ना कहीं उसको उतना ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं करा जाता जितना कि दूसरे लोगों को करा जाता है। एटीट्यूड एंड प्रोड्यूस के बारे में भी हम जानते हैं कि उनको बारे में उतना ज़्यादा सपोर्टिंग और वर्किंग नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये मान के चलिए कि वो एक मोहरे की तरह भी यूज़ किया जाता है कि अगर, और जो रिलीजियस फैक्ट है हम लोग सभी जानते हैं कि हर धर्म का अपना एक बाउंडेशंस होता है, हर रिलीजन का एक बाउंडेशंस होता है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग टू रिलीजन कहीं ना कहीं डिस्करेज करते हैं, या जिसमें पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कम से कम हो पाता है। कभी कभी जो बेटर गर्ल्स होती हैं उन्हें कोई भी लोग अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा बताते कि इनका पार्टिसिपेशन ये बुर्का पहन के ही रहें, या ये प्रेयर करें, या ये, तो उनको एक, मैंने ये चीज़ देखी है, मैं किसी रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं भी खुद एक वुमेन हूँ, मुझे भी पता है कि मैंने कहीं ना कहीं फ़ाइट करी है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे किसी भी रिलीजन का अपना एक मेथड है, ठीक है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी वर्क को बहुत अच्छे से नहीं कर सके। तो यहाँ पर ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वुमेंस के साथ जो ट्रेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कि यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द मिनार्स वाली कंडीशन दी है। तो मिनार्स इज़ द फर्स्ट मेंचुरेशन ऑफ द यंग गर्ल्स के बारे में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्टोफोरोसिस। तो आपको ये क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करते चलना है कि ऑस्टोफोरोसिस है क्या। तो आपके पास है ऑस्टोफोरोसिस इज द स्केलेटन डिसऑर्डर द विच द रिडक्शन इन द बोन मास में कॉज द फ्रैक्चर्स कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय द एम्ब्रोहा। तो आपके पास आंसर है एम्ब्रोहा इज द एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। नेक्स्ट आपके पास आता है एटीट्यूड एंड प्रोडक्शन, जो हम लोगों ने लगातार बात करते आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि किस तरीके से हम
अपने पार्टिसिपेशन को बेटर बना सकते हैं और बेटर पार्टिसिपेशन के थ्रू हम अपनी वर्किंग को किस तरीके से और बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इसके थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चंस को आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग स्टार्टिंग से इन क्वेश्चंस को टैली करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द एनीमिया एंड सजेस्ट द 4 ways through which the women's participation in sports across age group can be enhanced। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये आपके एज ए एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके आंसर यहाँ पे 1 by 1 में यहाँ पर आपको है कि आपके पास एनीमिया क्या है, द डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, इट कैन बी डिफाइंड एज द लोअरेस्ट एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो इसके 1 by 1 इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है आपको मिल रहे हैं और इसके सारे आंसर आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिल रहे हैं। 5 आपके पास है, पूरा 6, 7, 8, 9 एंड 10 आपके पास पूरे ये आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। इसमें क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन द इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स है। फिर उसके अलावा आपके पास ये है कि द वेरियस फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट उसके थ्रू बताए हैं। तो ये सारे सिम्टम्स भी आपको मिल रहे हैं, सिम्टम्स डिफाइंड द फीमेल बिफोर देयर मेंस्ट्रुएशन। तो कहीं ना कहीं आपको जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है उसके बारे में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हैं कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चंस को लिखना है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से इसको वर्किंग में लगातार यूज करते रहना है। तो आपको ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये मैंने आपको एक शॉर्ट उसके थ्रू बता दिया है। आई होप अब आप इसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।